यहाँ छोटे का ये डायलॉग। नहीं, बात तो तुम भी गलत नहीं बोले हो। आशिक माने केकड़ा। और सच में केकड़े का भी नेचुरल बिहेवियर इंसानों जैसा ही होता है। नर केकड़े भी मादा केकड़े के लिए एक दूसरे से लड़ते हैं। और छोटे का ये डायलॉग रेफरेंस था सेकंड सीजन के इस सीन का, जहां गोलू की वजह से त्यागी परिवार के सभी मर्द केकड़े की तरह एक दूसरे से लड़े थे। वाह, क्या रेफरेंस दिया है, एकदम परफेक्ट। उसके बाद सभी ने पूरे सीजन से ज्यादा पोस्ट क्रेडिट में मकबूल की एंट्री को एंजॉय किया। लेकिन क्या आपने रधिया को नोटिस किया? उसके कपड़े और हेयर स्टाइल सब गोलू से इंस्पायर्ड है। मे बी वो अपने आप को गोलू में ट्रांसफॉर्म कर रही है। ऐसे ही टोटल 20 डिटेल्स, रेफरेंसेस और फैक्ट्स हमने मिर्जापुर सीजन 3 में नोटिस किए, जो देखने के बाद आई एम श्योर आप इस सीजन को थोड़ा और पसंद करने लगोगे। नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आप सबका रील डिटेक्टिव में। मैं आपका अपना पर्सनल फिल्मी जासूस। तो चलिए अब बिना टाइम वेस्ट किए आते हैं सीधे पॉइंट पे। ये है शुक्ला कोठी, ये है त्रिपाठी कोठी, वैसे ही है ये पंडित जी का घर। यहाँ भी बहुत सी इंटरेस्टिंग चीजें हुई है। इस घर की एक खास बात है, सब आते हैं इस पिछले दरवाजे से, लेकिन जब मुसीबत को आना हो वो आती है सामने वाले दरवाजे से। फर्स्ट सीजन में मुन्ना और थर्ड सीजन में गुड्डू। यहाँ गौर करने वाली बात ये है कि इन दोनों बारी दोनों ने सेम कलर के कपड़े पहने थे। एक इंसिडेंट घर के लड़कों को गलत रास्ते लेके गया और दूसरा घर के नए बेटे का रास्ता लगा गया। RIP रॉबिन। ट्रेलर से पहले ही गुड्डू भैया का ये सीन और इस सीन की शूटिंग की तस्वीरें थर्ड सीजन की हाइप बढ़ा रही थी, और एक्चुअल में भी ये सीन उतना ही इम्पैक्टफुल था। और इस सीन से डायरेक्टर साहब ने मिर्जापुर से किस कदर गुड्डू त्रिपाठियों का नाम मिटाना चाह रहा है ये दिखाया है। लेकिन क्या आपने उनके घर के इस सीन में ये कालीन भैया की दीवार से उतारी हुई तस्वीर और ये बाबूजी की व्हील चेयर टेम्पो में ले जाते हुए नोटिस की, जिससे मिर्जापुर से तो क्या उनके घर से भी त्रिपाठियों का नामो निशान मिटाया जा रहा है, जो अगेन इस त्रिपाठी कोठी के टूटे हुए बोर्ड से भी इंडिकेट किया गया है। बहुत से लोगों को इस सीजन में बीना का कैरेक्टर ही समझ नहीं आया, उसे आखिर चाहिए क्या। सीजन 1 और 2 में ऐसा लग रहा था कि वो त्रिपाठी परिवार के सभी मर्दों से नफरत करती है, और सीजन 2 का एंड आते आते उनसे वो बदला भी लेती है और उसका बेटा बड़ा होने तक मिर्जापुर की गद्दी गुड्डू को संभालने देती है। लेकिन फिर सीजन 3 में वो गुड्डू को भी त्रिपाठियों की लाइन में खड़ा करती है और उसे भी बर्बाद कर देती है। लेकिन आखिर वो ऐसा करती क्यों है? गुड्डू से तो उसे कोई परेशानी नहीं थी, फिर गुड्डू के साथ ऐसा क्यों? क्या उसे मिर्जापुर की गद्दी पहले से ही चाहिए थी? तो इसका जवाब है नहीं, ये उसने बाद में डिसाइड किया, और इसका सही रीजन हमें थ्रू आउट द सीजन मिलता है। ऐसे बहुत से इंसिडेंट्स होते हैं जिसकी वजह से बीना ऐसा करती है। काठमांडू डील से लौटने के बाद बीना डील के बारे में गुड्डू से पूछती है। डील के बारे में नहीं बताएंगे? सही। बस सही गई, इतना ही बताता है। और कालीन भैया के टाइम घर में जैसे उसे कम इम्पोर्टेंस दिया जाता था, वैसे ही यहाँ गुड्डू भी फील करवाता है। फिर यहाँ भी बीना एक सजेशन देती है। कोशिश तो कर सकते हैं, और सबनम तो क्लोज है ना आपकी। वो रास्ता डेड है। चाय मिलेगी यहाँ पे या अंदर अदरक आके कूटें? और फिर एक बार बीना के ऊपर चिल्ला के गुड्डू उसे अपनी जगह दिखाता है, और अगेन उसे कालीन भैया के टाइम की घुटन महसूस होती है। और फिर एक बार वही सब रिपीट ना हो, इसीलिए वो अपना गेम चालू करती है। एक पुड़िया का इंतजाम करके रखो। अभी पुड़िया कौन यूज करेगा? वो तो मुन्ना भैया को देते थे। सब मुन्ना ही होते हैं। जैसे वो मुन्ना को ड्रग से कंट्रोल करती थी, वैसे ही गुड्डू को भी करती है। गुड्डू तो पहले से ही अनप्रेडिक्टेबल था, वो कब क्या करेगा उसे भी पता नहीं रहता। जिस टाइप के आदमी है ना लाला, तो उसमें दिक्कत यही है कि हमें खुद नहीं पता कि हम कब क्या करेंगे। वो फर्स्ट सीजन में बबलू की वजह से, फिर सेकंड सीजन में बदले की आग और गोलू की वजह से कंट्रोल में था, लेकिन थर्ड सीजन में गोलू की एब्सेंस और बीना की ड्रग्स की वजह से वो भस्मासुर नाम का राक्षस बन जाता है। भस्मासुर की कहानी सुने हो शरद? गुड्डू वही है, भस्मासुर स्वयं का सत्यानाश करेंगे। और सच में वो खुद को बर्बाद करता है। और यहाँ इस सीन में जब गुड्डू पहली बार ड्रग्स लेता है, उसके सिर पे ये 2 सिंग उसके भस्मासुर राक्षस होने को फोरशैडो कर रहे थे। बाद में शरद भी यहाँ भस्मासुर के बारे में बोलता है। गुड्डू भस्मासुर राक्षस की तरह है, पराया हो या परिवार, जिस पर हाथ रखा वो भस्म हो गया।
ये डायलॉग गुड्डू के हाथों रॉबिन की डेथ और एक तरह से खुद के ही सभी रिश्तों को गुड्डू अपने ही हाथों से भस्म कर देता है, ये फोरशैडो कर रहा था। और गुड्डू का ये वॉनबी गैंगस्टर से भस्मासुर तक का कैरेक्टर आर्क यानी उसके कैरेक्टर का सफर एक बहुत ही अच्छी राइटिंग का रिजल्ट है, क्योंकि लॉजिकली गुड्डू का अनप्रेडिक्टेबल नेचर प्लस बीना का काला जादू प्लस गुड्डू का गोलू के बिना अकेला पड़ना, ये सब उसे सेल्फ डिस्ट्रक्शन की तरफ लेके गए। फिर जब गोलू को ढूंढते ढूंढते गुड्डू जौनपुर आता है और इसकी खबर शरद शुक्ला को मिलती है, तब मम्मी बात फिर से हमारे घर तक पहुंच रही है। इस बार इस बवाल को भारी रोकना होगा, वरना समझदार नहीं बुज़दिल कहलाएंगे। शरद के इस डायलॉग में मुन्ना जब जौनपुर का कंट्रोल लेने आता है उसका रेफरेंस था, क्योंकि तब मुन्ना दुश्मन के रूप में जौनपुर आके सीधा शरद के घर तक पहुंचा था और इसीलिए शरद यहाँ बोलता है बात फिर से हमारे घर तक पहुंच गई है, इस बार दुश्मन को घर तक आने दिया तो लोग बुज़दिल कहेंगे, यानी अब वो गुड्डू को मुन्ना की तरह घर तक आने नहीं देगा। वेरी क्लेवर रेफरेंस। फिर जब गोलू सलोनी की नस काट के भाग जाती है, वो सभी के लिए बहुत ही शॉकिंग था। सभी को लगा था कि वो सलोनी को और खुद को छोटे से बचा के भागने का सोच रही है, लेकिन यहाँ अगर आपने ठीक से नोटिस किया हो तो आपको पता चलेगा कि गोलू ने पहले ही सलोनी की नस काट के भागने का प्लान बनाया था और इसकी हिंट हमें गोलू और सलोनी के बीच हुई इस छोटी सी बातचीत से मिलती है। स्कूल है हमारी बेटी का, गिननी पड़ती है। हमें नहीं सुनना है। जितना कम जानेंगे उतना बेहतर है। जितना कम जानेंगे उतना बेहतर है, यानी अगर बात करते हुए वो सलोनी के बारे में और जान लेती तो मे बी सलोनी से इमोशनली अटैच हो जाती और उसकी नस नहीं काट पाती, इसीलिए वो ऐसा बोलती है। वेरी वेरी क्लेवर डिटेल, मानना पड़ेगा भाई। फिर रॉबिन रमाकांत जी के लिए क्राइम एंड पनिशमेंट ये बुक यहाँ जेल में पढ़ने के लिए लेके आता है। ये बुक समाज से अलग यानी जेल में रहने वाले लोगों में पाए जाने वाले एक आम सिम्टम के बारे में बात करती है। वो सिम्टम है लॉस ऑफ ट्रैक ऑफ टाइम एंड डेट, यानी ऐसे समाज से अलग रहने वाले लोग टाइम का ट्रैक ही खो देते हैं और उनको प्रेजेंट डेट या टाइम के बारे में याद नहीं रहता। और यही चीज हमें यहाँ इस सीन में दिखाई है, जहाँ रमाकांत जी रजिस्टर में आज की डेट लिखने जाते हैं लेकिन उन्हें याद नहीं आता। फिर उन्हें लाला याद दिलाते हैं और अनजाने में इस सिम्टम के बारे में यहाँ बात भी करते हैं। यहाँ जेल में दिन, तारीख, वक्त, इन सब का कुछ होश ही नहीं रहता। अगेन वेरी क्लेवर डिटेल। फिर क्या आपने लिप्पी के इस टॉय हल्क को नोटिस किया, जिसके कपड़े और बहुत हद तक हेयर स्टाइल भी गुड्डू से मैच करता है, जिससे हमें ये पता चलता है कि लिप्पी को गुड्डू कितना अच्छा लगता है और वो उसे एक हीरो मानती है इस पॉइंट तक। फिर हमें इस सीजन में बहुत सारे फर्स्ट और सेकंड सीजन के रेफरेंसेस भी मिलते हैं। इस सीजन में गोलू जब कॉलेज में रिक्रूटमेंट के लिए जाती है तब उसकी वॉक ट्रिब्यूट थी मुन्ना भैया की कॉलेज की स्वैग वाली इस वॉक को। फिर गोलू का सत्या से बोला हुआ ये डायलॉग, पोस्टर बड़ा करना है तो ये छोटी हरकतें छोड़ दीजिए नेताजी। ये फर्स्ट सीजन के इस सीन का कॉलबैक था, जहां जेपी यादव सत्या को पोस्टर में से अपनी फोटो के साइज को छोटा करने बोलते हैं। पार्टी में क्या कद है तुम्हारा? सीएम भैया के बराबर साइज का अपना फोटो डलवा दिया तुम। फिर जेल में गुड्डू की मां ने लाया हुआ मटर पनीर भी फर्स्ट सीजन का ही कॉलबैक था। मटर पनीर खाए? तुम्हारा मटर पनीर तो जज साहब खा गए। मिर्जापुर का लास्ट सीजन बड़े या छोटे इन दोनों में से कौन से त्यागी जिंदा है इस सस्पेंस पे ही खत्म किया था। वैसे मेकर्स ने एंड में हिंट दे के बताया भी था कि छोटे त्यागी जिंदा है और सर्वाइवल के लिए वो बड़े त्यागी होने की एक्टिंग करेगा। फिर थर्ड सीजन में वैसा होता भी है, छोटे त्यागी बड़े की एक्टिंग करके सबको धोखा दे रहा होता है। फिर सीजन का एंड आते आते हमें पता चलता है कि छोटे की माँ को ये सब पहले से ही पता था, लेकिन इसकी हिंट मेकर्स ने हमें तीसरे ही एपिसोड में दे दी थी, जब छोटे की माँ फिल्म डॉन का वो सीन देख रही थी जहां डॉन अपने हम शक्ल की जगह ले रहा था, सेम वैसे ही जैसे छोटे ने बड़े की जगह ले ली थी। और इंटरेस्टिंगली इस सीरीज के डायरेक्टर गुरमीत सिंह जी फिल्म डॉन के असिस्टेंट डायरेक्टर थे। फिर शरद शुक्ला चड्ढा के ऑफिस में एक मेटल की स्टैचू का सिर देख रहा होता है। ये फोरशैडो करता है इस सीन को जहां जौनपुर में सभी बाहुबलियों की बैठक होती है और गुड्डू एज अ गिफ्ट चड्ढा का कटा हुआ सिर शरद को देता है। फिर अगर आपने अच्छे से नोटिस किया हो तो एपिसोड 8 से आगे ये सीजन और डार्क हो जाता है और इसीलिए अगर आप 8th, 9th और 10th एपिसोड का इंट्रो थीम सुनते हो तो इसमें थोड़ा चेंज किया है। नॉर्मली ये ऐसा था।
लेकिन इन लास्ट के 3 एपिसोड्स के लिए इसको थोड़ा डार्क किया है। अब अगर बात करें इस सीजन की एंडिंग, या हम इसे ओपन एंडिंग भी बोल सकते हैं, इसमें वैसे तो एक्सप्लेन करने लायक कुछ नहीं है सिवाय एक चीज के कि क्या कालीन भैया ने शरद शुक्ला को सच में मारा। हाँ भाई, अब सोशल मीडिया पे बहुत सारे लोग बोल रहे हैं कि शायद शरद शुक्ला जिंदा हो, और कुछ लोग बोल रहे हैं कि मुन्ना के टाइम भी ऐसे ही वो जिंदा है चल रहा था, लेकिन मेकर्स ने उसे 3rd सीजन की स्टार्ट में ही मरा हुआ दिखा दिया। 4th सीजन में भी वैसे ही होने वाला है, शरद को मरा हुआ दिखाएंगे। तो चलिए इस पे ही थोड़ा बात करते हैं कि शरद शुक्ला जिंदा है या सच में मर गया। दोनों साइड्स के फैक्ट्स पे नजर डालते हैं। दोस्तों, गोली चली ये तो बात सही है, लेकिन ये नाटक भी तो हो सकता है। अगर आपने जेलर फिल्म देखी है तो उसमें पहले ऐसे दिखाया है कि NSG कमांडोज रजनी सर के आदमियों को एक एक करके उड़ाते हैं, और वो इतना रियल था कि विलन्स के साथ साथ हम भी यकीन कर लेते हैं कि ये गोलियां, ये खून सब सच है। लेकिन जब विलन के आदमी स्पॉट से निकल जाते हैं, हमें दिखाया जाता है कि ये सब सोची समझी चाल थी, और ये सब रियल लगने के लिए बॉडी के पर्टिकुलर पार्ट्स पे खून के पैकेट्स और उसको पंप्स जोड़े थे, ताकि गोली का इम्पैक्ट होते ही उस जगह से खून बाहर आए और सब रियल लगे। तो मे बी यहाँ पे भी ऐसी ही कुछ तैयारी शरद और कालीन भैया ने की हो, और शरद ने बुलेट प्रूफ वेस्ट पहनी हो ताकि असली गोली उसे ना लगे, लेकिन सब रियल लगने के लिए जेलर जैसे ही खून के पैकेट्स और पंप यूज किया हो। फिर बाद में भी हम देखते हैं कि जब शरद पे IG गन तानता है, तब कालीन भैया उसे रोकते हैं ताकि उनका नाटक बाहर ना आए, नहीं तो गलती से भी IG इधर उधर गोली मार देता तो उनका सच बाहर आ जाता। और सोचो, अगर वहाँ IG ने शरद के सिर पे गोली मारी होती तो शरद का खेल ही खत्म हो जाता। इसलिए जिस तरह से कालीन भैया IG को रोकते हैं और उस समय जो उनके एक्सप्रेशंस थे, वो देख के तो ऐसा लग रहा है सब नाटक था। लेकिन अगर दूसरी साइड से सोचोगे तो ये सब सच भी हो सकता है। उसका सबसे बड़ा प्रूफ तो यही है कि अगर ये सब झूठ होता तो कालीन भैया ने गोली मारने के बाद शरद वैसे ही पड़ा रहता और पुलिस के जाने के बाद उठता, लेकिन नहीं, शरद भैया उठ के बैठ जाते हैं, फिर आंख बंद करके वापस खोलते हैं, उठते हैं, फिर खिसक खिसक के लड़खड़ाते जैसे तैसे पूर्वांचल की गद्दी पे विराजमान होते हैं, और कालीन भैया अपनी कही हुई बात, शरद हम वचन दे चुके हैं, तुम ही बैठोगे गद्दी पर और हम स्वयं बिठाएंगे, इसे सही करने के लिए उसे सहारा देते हैं और अपना वादा पूरा करते हैं। तो अगर नाटक ही करना होता तो शरद वैसे ही पड़ा रहता और ये सब करना ही नहीं पड़ता। इसलिए कहीं ना कहीं ऐसा भी लगता है कि सच में सीरीज में शरद शुक्ला का काम तमाम हो गया है, जो मुझे पर्सनली गलत लगा। इतना अच्छा उसका कैरेक्टर बिल्ड किया था। यही बात रॉबिन के बारे में भी हुई, उस बेचारे का भी कैरेक्टर बिल्ड ही हो रहा था कि उसे भी मार दिया। खैर, जो है वो है। अब मैंने तो दोनों भी साइड के लॉजिक आपको बताए। शरद शुक्ला जिंदा भी हो सकता है और नहीं भी। आपको क्या लगता है इसके बारे में? प्लीज हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। तो दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही। आई होप ये वीडियो आपने एंजॉय किया होगा। अगर हाँ तो प्लीज लाइक एंड शेयर द वीडियो एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल। थैंक यू और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।